तुमने ये इसको लगा दिया, मैं निकालते समय में दिखा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्विकली हम लोग लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उसको आप लोग बताइएगा। हम लोगों ने लेट लॉन्ग पढ़ लिया था, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। उसमें अक्षांश की जो शुरुआत हो रही है हमने किससे की थी? इक्वेटर से, ठीक है, भूमध्य रेखा। वो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके हमने देखा था लैटिट्यूड या अक्षांश क्या होते हैं। ये होते हैं ऐसी पैरेलल ऐसी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल हो, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, प्लस इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड या फिर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, इनकी जो लेंथ है वो छोटी होती चली जाती है और सबके बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर। ये ऐसी लाइंस होती हैं जो एक पोल से निकलती हैं, इक्वेटर से पास करती हैं और दूसरे पोल में जाके वो लगता है कि वहां पर जाके विलीन हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं जाकर। तो इस तरीके से हम लोगों को लाइंस मिलती हैं और ये सारी लाइंस क्या होती हैं? हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती हैं, ठीक। ये सारी वर्टिकल लाइंस हम उनको बोल दें, वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये सारी लाइंस हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रही हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब सारी लाइंस ही बराबर भागों में बांट रही हैं तो कोई बेसिस होना चाहिए जहां से हम लोग शुरुआत करें गिनना, ठीक है। तो उसकी मैंने आपको बताया था दो शुरुआत कहां से हुई, जीरो कहां से हुआ? ग्रीनविच से। ग्रीनविच का है इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पे लेबोरेटरी है, तो वहां से शुरुआत हुई 0 डिग्री की। उसके बाद इसका रीजन क्या है? पहले तो मैंने बताया था दो रीजन, एक पॉलिटिकल रीजन है और दूसरा क्या है? ज्योग्राफिकल रीजन। वो हमने देखा था कि इसके जस्ट पीछे एक इंटरनेशनल डेट लाइन है जहां पर हमारी डेट्स चेंज होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री के ईस्ट में कितनी लाइंस हैं? 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं, देशांतर हैं। 0 डिग्री के वेस्ट में कितने हैं? 180। टोटल कितने हैं? 360 देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग ये भी देखा था जैसे हर 15 डिग्री पर 1 घंटा का टाइम गैप आता है। अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो वो टाइम हमारा बढ़ रहा है, अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम हमारा घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखा था कि 0 डिग्री से हम लोग 180 पे जा रहे हैं तो 12 घंटे का फासला आ जा रहा है, ठीक। ये हम लोग क्लियर है ना सब लोग? ठीक है। आपका पहला क्लास है, सॉरी, ओके, काफी स्पीड में। हाँ ठीक है। आफ्टर द क्लास जो हमने समझा है वो हमने उसको, क्योंकि पूरा क्लास लग गया था, आफ्टर द क्लास आपको मैं 10 मिनट को बैठ के समझते हैं वो चीज़, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इसके इधर 180 डिग्री, इसके इधर 180 डिग्री है। यहाँ पे 12 घंटे का हम लोग को फर्क दिख रहा है। फिर बाद में हमने समझा था कि ये दोनों लाइन अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो हम लोग +12 आवर जा रहे हैं, जब हम लोग इधर पहुंचे हैं तो -12 आवर्स पहुंचे थे। तो टोटल 24 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है अगर हम लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा था अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे इस लाइन के, समझने की कोशिश करिएगा, ये लाइन और ये लाइन सेम है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एक ही लाइन हो गई। तो हमने एक चीज समझने की कोशिश की थी, हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा बताइए? वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो हम लोग डे गेन करेंगे हम लोग, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हमें एक डे हमारा लूज हो जाएगा। ये हमें क्लियर कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। हाँ, इंसोलेशन, सूर्यातप क्या होता है? सिंपल है,
सिर्फ डेफिनेशन ये है कि सूरज से आने वाली जो रेज हैं, एनर्जी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंसुलेशन। जो सन से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? दिन आता है और सूरज हमको दिख रहा है, वहां से जो रोशनी आ रही है, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने लिखा है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो सारे अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ एनर्जी लिखा है। वहां से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसुलेशन। जब वहां सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको हम लोगों ने बोला सूर्यातप। ठीक है, क्लियर हुआ चीज ये? इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इस एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म कैसा होता है? ठीक है, वेव जो होती है, तरंग होती है, उसके दो रूप होते हैं, शॉर्ट वेव हो सकती है, लॉन्ग वेव हो सकती है। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव में फर्क समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, मैं इस पे एक पूरा इस लाइन खींच दूं, ठीक है। एक वेव लेंथ किसे कहते हैं? मैं फिजिक्स के टर्म्स नहीं समझ रहा, बस हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वेव लेंथ क्या होती है? यहां से वेव शुरू हुई, यहां पहुंची, नीचे गई और दोबारा अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गई। यहां से शुरू हुई, यहां पहुंची और दोबारा, मतलब उसने एक पूरा सर्किल पूरा कर लिया। तो इसे हम लोगों ने क्या बोला? वेवलेंथ बोला हम लोगों ने। ठीक है, शॉर्ट वेव क्या होगी, लॉन्ग वेव क्या होगी? शॉर्ट वेव क्या होगी? जो जल्दी पहुंच जाए अपनी पोजीशन पे, जल्दी पहुंच जाए, हम कहेंगे शॉर्ट वेव। जो अपनी पोजीशन पे आराम से लंबे दूर से पहुंचे, हमने बोला लॉन्ग वेव। ये हमको देख के समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो सोलर इंसुलेशन होता है, या मैं सिंपल इसको इंसुलेशन बोल लूं, इंसुलेशन या फिर सूर्यातप, वो कैसा होगा? शॉर्ट वेव। क्लियर होगा चीज ये? ठीक है, आप लोग इसको देख के हम लोग बता सकते हैं इसमें ज्यादा एनर्जी होगी कि इसमें ज्यादा एनर्जी होगी। जो अपनी पोजीशन में जल्दी पहुंच जाए उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, जो अपनी पोजीशन में आराम से पहुंचे उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। जो जल्दी पहुंच जाए उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये क्या है? शॉर्ट वेव है और हाई एनर्जी। ठीक है, ये क्या होगा हम लोगों का? लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंग। ये क्या है? लघु तरंग। हिंदी में अगर इसको क्या बोलेंगे? लघु तरंग। इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ तरंग। ठीक है, ये हाई एनर्जी, इसकी ऊर्जा अधिक है और इसकी एनर्जी क्या होगी? ठीक है, क्लियर हो गया चीज ये? इस एनर्जी को हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ये एनर्जी हमें कहां मिल रही है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को किस पे फोकस करना है? सूर्यातप पे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, इंसुलेशन क्या होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें तीन चीज पक्का लिखनी चाहिए। इन तीन चीज के बिना इसकी डेफिनेशन अधूरी है, और यह बहुत ही बेसिक है, जो आपके पेपर 1 में पूछा जा सकता है। व्हाट इज सोलर इंसुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो आप लोगों को, देखिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेंस में जो पेपर 1 में ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे हैं वो जीएस के नहीं आ रहे हैं, वो कोर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। नोटिस किया आप लोगों ने? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। तो जब भी इंसुलेशन आए, तीन चीज पक्का लिखें। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ, फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट वेव होती है ये, और हाई एनर्जी होती है। इसके बाद एक चीज और लिखनी होगी, जो हम समझेंगे तो जो हम आगे ही समझने वाले हैं। पहली चीज समझ में आई, एनर्जी से सन से आ रही है उसे हम कहते हैं सूर्यातप। शॉर्ट वेव होती है और हाई एनर्जी होती है। क्लियर होगा चीज ये? ठीक है, ठीक। इसके आगे वाला जो चीज हम समझ लेते हैं, और जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको हम 2-3 बार अलग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, मैं आपको जो अगली चीज समझाने जा रहा हूं वो 1-2 क्लास में बार बार अलग अलग रूप में रिपीट होगी। ठीक है,
मैंने आपको क्या बताया है, व्हाट इज सोलर इंसुलेशन, फिर से बताएं। एनर्जी जो सन से आ रही है, शॉर्ट वेव है और हाई एनर्जी है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो यहाँ पे फाइबर की दीवार है, ठीक है, मैं आराम से जाऊं, ठीक है, तब ये टूटेगी कि मैं भैया बहुत तेजी से जाऊं? तेजी से जाऊंगा तो टूट जाएगी ना, इस पे नहीं, इस पे बोल रहा हूं ना, टूटेगी। मैं धीरे जाऊंगा टूटेगी नहीं, टूटेगी ना, ठीक है। तो समझिए हमारी ये अर्थ है, क्या है, अर्थ, ठीक है। इसका यहां पर ये क्या है, इसका वातावरण या एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां पर क्या है, हमारा स्पेस है, यहां क्या है, हमारा सन है। क्लियर होगा चीज ये। सूर्य तब आया, एंटर किया, मतलब यहां पे, कहां पे पहुंचा अभी, एटमॉस्फेयर स्पेस बाउंड्री पर। कहां पहुंचा, एटमॉस्फेयर स्पेस बाउंड्री पर। उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा, मैंने बताया था शॉर्ट वेव हाई एनर्जी, शॉर्ट वेव है और हाई एनर्जी है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं, कौन गैसेस है, और क्या हो सकता है, और क्या है, गैसेस में हो गया, और क्या है, वाटर है, गैसेस है, कितने टाइप के गैसेस हैं, दैट इज अनदर थिंग, अनदर टॉपिक। गैसेस है, वाटर है, डस्ट पार्टिकल है, ये एक ब्रॉड है, ठीक है। तो सामने हमको दिख नहीं रहा, लेकिन है तो, मौजूद तो है चीजें, अगर हम थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमको दिखेंगी सारी चीजें, ठीक है। तो सामने से कुछ चीजें आ रही है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगी ये, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी ज्यादा है तो उसको रोक नहीं पाती है वो, हाँ, तो वो सीधा जाके कहां पे आएंगी, अर्थ पे जाके गिरेंगी। अब सीधा जाके गिरेंगी नहीं, बीच में काफी सारी चीजें होती हैं, वो हम समझेंगे। लेकिन पहला एक हल्का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि इससे हम क्या समझे कि सोलर इंसुलेशन के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर क्या है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। इसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो अब जाके हमारा सोलर इंसुलेशन की डेफिनेशन पूरी हुई। क्या चीज होनी चाहिए, एनर्जी फ्रॉम द सन, शॉर्ट वेव, हाई एनर्जी, एंड फॉर इट अवर एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट। चार चीजें लिखेंगे तब आपकी डेफिनेशन पूरी होगी। क्लियर हो गया चीजें, एनर्जी फ्रॉम सन, शॉर्ट वेव, हाई एनर्जी एंड ट्रांसपेरेंट, अवर एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट। हमारा वातावरण इसके लिए पारदर्शी है। क्लियर हुआ चीज ये, ठीक। अब हम यहां तक समझ ही चुके हैं, तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इंसुलेशन से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज है, लेकिन यहां पे हम आ चुके हैं तो वो हम लोग आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, अगर हम चांद को ले लें, सूरज को ले लें, ठीक है, या फिर हम लोग देख लें, वो भी छोड़िए, गैस है, मैंने गैस का स्टोव ऑन किया, गैस का जो बर्नर ऑन किया, हाँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैं तवा रख दिया, उसके ऊपर मैंने क्या रखा, तवा रखा है, ठीक है। तो एनर्जी किसकी अपनी है, अपनी एनर्जी किसकी है, बर्नर की है कि स्टोव की है, मतलब कि बर्नर की है कि तवे की है। थोड़ी देर बाद तवा तो गर्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन उसकी क्या अपनी एनर्जी है, या वो बर्नर से, जब तक बर्नर चलेगा तब तक स्टोव जो तवा चलेगा। एक बार मैंने बर्नर ऑफ कर दिया, थोड़ी देर बाद तवा ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। और चीज है कि ये हम लोग को समझ लीजिए बर्नर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा तवा मान लीजिए, ठीक। एनर्जी किसकी अपनी है, बर्नर की, सन की, ठीक है, ठीक है। तो जिसकी अपनी एनर्जी होगी तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी ना, जिसकी अपनी एनर्जी है। अगर मैंने आपसे उधार कुछ लिया है तो मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं रहेगा।
तो जो उधार लेता है, जैसे अर्थ की एनर्जी है वो अपनी नहीं है, ऊर्जा वो किससे है, ये अर्थ किससे गर्म हो रही है, सन से गर्म हो रही है ना। तो जिसका प्राइमरी सोर्स है वो ज्यादा एनर्जी होगी, जिसके थ्रू दूसरी चीज गर्म हो रही है वो कम गर्म हो पाएगी ना, इतनी गर्म थोड़ी हो पाएगी, ठीक है। तो जो इससे एनर्जी निकलेगी वो भी तो कम निकलेगी ना, मतलब उस एनर्जी में, मतलब उस जो वेव है उसकी एनर्जी कम होगी। जब उस वेव की एनर्जी कम होगी तो वो शॉर्ट वेव होगा या लॉन्ग वेव होगा, क्लियर होगा चीज ये। अब हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं, सन से एनर्जी निकली और ट्रांसपेरेंस, हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हुआ, अर्थ पे एनर्जी पहुंची, अर्थ हमारी गर्म हो गई। कुछ देर बाद हमारी अर्थ से भी एनर्जी निकली, इस वेव की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग वेव होगी। हाँ, अब जब एनर्जी कम है, ठीक है, और जाके टकराएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट रहेगा कि रोक देगा, उसको रोक देगा। तो हमारा एटमॉस्फेयर है इज नॉट ट्रांसपेरेंट या अपारदर्शी है, किसके लिए, वो एनर्जी जो अर्थ से निकल रही है, ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। सन से निकलने वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं सोलर इंसुलेशन, क्या कहते हैं हम लोग इसको, अर्थ से निकलने वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या हिंदी में पार्थिव विकिरण। क्लियर हुआ चीज, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हम लोगों को। अब हमने सोलर इंसुलेशन के सामने जो इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया, कौन क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, जो एनर्जी अर्थ से रिलीज होती है उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका नेचर क्या है, लॉन्ग वेव है, लो एनर्जी है, ठीक है, और चूंकि ये लो एनर्जी है तो हमारा एटमॉस्फेयर इसको रोकने में सक्षम है, इसमें कैपेबल है इसको रोकने के लिए। तो हमारा एटमॉस्फेयर इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर होगा चीज ये, सोलर इंसुलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बताइए कोई डाउट हो, कोई डाउट है इसमें, क्लियर होगा चीज ये, बताइए। मैं फिर एक 5-10 मिनट 10 सेकंड रुकिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसमें सबको क्लियर हो गया ये चीज ये, आप लोग इस चीज को, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, इनको जब आप लोग लिखे ना, ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि हम लोग सिर्फ लिख के आ जाते हैं, जब आए तो आप ऐसे प्रॉपर डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करके आइएगा, ठीक है। बहुत इजी टू ड्रॉ डायग्राम्स होते हैं, कुछ नहीं करना है, 4 लाइंस बनानी है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टू चेक हो जाता है, ठीक है, आपका रिप्रेजेंटेटिव आंसर होता है। और ये क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 में, आप मेंस में, ठीक है। पीटी में भी सोलर इंसुलेशन बहुत छोटी चीज़ है, सोलर इंसुलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वहाँ पे आपको पकड़ लेगा वो, अगर आपको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देगा वो आपको। क्लियर हो गया चीज ये। तो पीटी और मेंस के लिए ये कॉन्सेप्चुअल लग रहे हैं, छोटे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे आगे जाके हम लोग और चीजें समझते हैं। बताइए कोई डाउट है, लग रहे हैं छोटे हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे आगे जाके हम लोग और चीजें समझते हैं। बताइए कोई डाउट है इसमें, बताइए, क्लियर है चीज ये। नहीं 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 नहीं, दोनों देखिए देखिए अलग अलग चीजें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछिए, डाउट हो तो पूछिए। सोलर इंसुलेशन प्रोसेस नहीं है, सोलर इंसुलेशन जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कह रहे हैं सोलर इंसुलेशन। किससे एनर्जी रिलीज हो रही है, सन से। उसका नेचर क्या है बताएं, सोलर या सूरज, इंग्लिश मीडियम,
सोलर इंसुलेशन का नेचर क्या है? हाई एनर्जी है और शॉर्ट वेव है। और हाई एनर्जी शॉर्ट वेव। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हमने पढ़ा चारों चीज हमको लिखनी है। आप बताएं सोलर इंसुलेशन क्या है? व्हाट इज सोलर इंसुलेशन? हिंदी इंग्लिश। सूर्य तप क्या है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? पृथ्वी को। हाँ, उसे हम कहते हैं सूर्यातप। और इसका एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी कैसी है? ऊर्जा कैसी है इसकी? उच्च ऊर्जा है ये, ठीक है। तरंग कैसी है ये? शॉर्ट वेव, ठीक है। इसके लिए हमारा वातावरण वातावरण कैसा है? क्या है? तो ये सारी चीजें बोलनी है ना हमको, ना? क्लियर है चीजें? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लिखेंगे ना तो हम लोग एहसान करते हैं लिखने में। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मेंस में हम लोग एहसान करते हैं एग्जामिनर पे, हम लोग कुछ नहीं लिख के आते हैं। नहीं, मैं रियली बता रहा हूँ। आप ना लिख के खुद क्वेश्चन चेक करने की कोशिश करिएगा। आप कुछ लिख लीजिए, उसको खुद चेक करिएगा, आपको लगेगा यार क्या लिखा है मैंने। और रियली में हम लोग एग्जामिनर में, जब हम लोग एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन लिखते हैं ना, फिर अगर हम प्रिपेयर नहीं है, 1.5 घंटे बाद लगता है कि 1.5 घंटा और निकल जाए। लिखो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो वहां पे हम लोग ऐसी मतलब कि लिख के आएंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 4 चीजें लिखें हैं, और आप लोग मुझे 1 या 2 चीज बता रहे हैं, बल्कि एटलीस्ट 4 चीजें तो बतानी चाहिए आपको। पार्थिव विकिरण क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? जो सन से जो एनर्जी और उसको मिलती है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? हाँ जी जी। जो अर्थ से जो परावर्तित होके ऊर्जा निकलती है, अर्थ की सरफेस से जो परावर्तित होकर ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसको पार्थिव। अच्छा हाँ, हिंदी मीडियम, ठीक है, हाँ ठीक है। और सर इसमें जो वेवलेंथ होती है इसकी ये लंबी होती है। और नहीं बोला, आप बोलिए ना उसको पूरा, तभी तो ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम लोग रुक जाते, लिखते ही नहीं है। वहां पे आप कोई होगा सामने से और बोलेगा। आप बताइए और क्या इसमें पार्थिव विकिरण में और क्या क्या होगा? सर और इसकी जो वेवलेंथ है सर वो लंबी होगी, तो इसकी जो एनर्जी की है वो कम होगी। हाँ, सर एटमॉस्फेयर को जो है वो इसके द्वारा ये ही गर्म करता है, जो पार्थिव विकिरण। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। अब आप बताएं पार्थिव विकिरण क्या है? पृथ्वी से जो ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होकर जो पृथ्वी से वापस ऊर्जा जाती है ऊपर सर, वो पार्थिव विकिरण होता है। सन की तरफ, हाँ सर, ऊपर की तरफ, स्पेस की तरफ, स्पेस की तरफ। और ये लॉन्ग वेव है, ठीक है, इसके लिए जो हमारा वातावरण है वो पारदर्शी नहीं है। ठीक है। खत्म करो ना, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हम लोगों को। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है, आप लोग मुझे बताइए पहले, हमारी अर्थ कैसे गर्म होती है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे गर्म होता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहला मैं बताता हूं, बताइए हमारी अर्थ कैसे गर्म हो रही है और हमारा एटमॉस्फेयर कैसे गर्म हो रहा है। अर्थ जो है सन के डायरेक्ट रेज की वजह से हीट होती है, और ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होती है। ये क्लियर हुआ चीजें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारी अर्थ किससे गर्म हो रही है। अर्थ, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीज है, वहां पे आके कंफ्यूज होंगे पीटी में आप लोग। ठीक है, हमारी अर्थ किससे गर्म हो रही है। सन, जो सोलर इंसुलेशन से, सिंपल बात, सूर्यातप से हमारी अर्थ गर्म हो रही है। इसमें किसी को डाउट कोई? क्लियर हो रहा है चीज ये। हमारा एटमॉस्फेयर किससे गर्म होता है। टेरेस्ट्रियल
रेडिएशन से, पार्थिव विकिरण से हमारा जो वातावरण है वो गर्म होता है। क्लियर हुआ चीज ये? ठीक है। अब हमने तो देखिए ये लाइन बनाई थी, यहां पे हमारी अर्थ थी, ये हम लोगों ने क्या बनाया था, एटमॉस्फेयर, यहां पे स्पेस था। मैंने आपको सिंपल बता दिया था, ऐसे गई लाइन और यहां से बाहर निकल गई। ठीक है, काफी बार हो जाता है आप लोगों को हीट बजट पूछ लेगा, तो ऐसा सिंपल सिस्टम नहीं होता है, इसके अलग अलग चीजें पार्ट्स बटे हुए होते हैं, वो हम लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को समझाऊं यहाँ पर, बुक्स में रेफर मत करिएगा चीज को, क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, काफी बार बहुत टेक्निकल करके देंगे आपको, इसमें बिल्कुल टेक्निकल लेके मत जाइएगा, एकदम सिंपल सिंपल फिगर्स लेके चलेंगे, आपको पूरा सब चीजें समझ में आएंगी। क्लियर हुआ चीज ये? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैं डायग्राम बनाऊंगा, साथ में आप बनाते भी जाएं। पहले एक डायग्राम बनेगा, फिर इसके साथ में आप नीचे एक और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सारे डायग्राम आप लोग साथ साथ बनाते चले, बाद में आपको दोबारा से इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, सेम डायग्राम को। ठीक है, ठीक है, करें इसको। ठीक है, देखिए अब हम लोगों का मान लीजिए इंसुलेशन आ रहा है और यहां पे पहुंचा। ठीक है, कहां पे पहुंचा है, किस बाउंड्री पर, स्पेस और एटमॉस्फेयर की बाउंड्री पे पहुंचा। तो यहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं 100 यूनिट, कितना यूनिट पहुंचा, 100 यूनिट हमारा यहां पर टकराया। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में क्या मिले हम लोगों को, क्लाउड्स मिले और डस्ट पार्टिकल्स मिले। ठीक, अब इसमें से कुछ सोलर इंसुलेशन या फिर सूर्यातप किससे टकराया, क्लाउड से, और रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, अब आप लोग बोलेंगे आपने तो कहा था कि ट्रांसपेरेंट है, हाँ ठीक, तो वही चीज है, जैसे नेचर में कुछ चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, जो चीज ज्यादा होती है उसको हम लोग लेते हैं। मान लीजिए इसमें से 100 यूनिट में से अगर 20 यूनिट को रोक दिया जाए और 80 यूनिट अलाउ हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, अलाउ बोलूंगा ना, और अगर 20 यूनिट अलाउ हो और 80 यूनिट रोक दी जाए तो मैं क्या बोलूंगा, रोक दिया, यही तो बोलूंगा। और अगर 20 यूनिट अलाउ हो और 80 यूनिट रोक दी जाए तो मैं क्या बोलूंगा, रोक दिया, यही तो बोलूंगा। तो नेचर में कुछ एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, जो चीज ज्यादा होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम मानते हैं। ठीक है, क्लाउड से टकराया और वापस 27 यूनिट कहां चली गई, स्पेस में चली गई। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, हाँ
6 यूनिट किससे टकरा के वापस चली गई? डस्ट पार्टिकल से। फिर आगे बढ़े हम लोग। अरे लाल कैसे आ जा रहा है पता नहीं। 2 यूनिट किससे टकराया? अर्थ के सरफेस से, और कहां गया? वापस स्पेस में। कितना हुआ? 27, 6, 2, 35 हो गया। क्लियर हुआ चीज ये? आप लोग पहले बनाएं इसको। क्लियर? सबने ड्रॉ कर लिया? क्वेश्चन आ जाता है अर्थ का एल्बिडो क्या है? कभी क्वेश्चन पेपर देखा पीटी में आपने? एल्बिडो? हाँ, 15 दिसंबर को। हाँ ठीक है, एग्जाम में आया था ना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाता है अर्थ का एल्बिडो क्या है? एल्बिडो क्या चीज होती है? एक फिजिक्स का टर्म है ये। ठीक है, कोई चीज किसी चीज, जैसे कोई रोशनी किसी चीज पर टकराए और टकराने के बाद उसका कितना % रिफ्लेक्ट हो जाए बिना किसी काम किए हुए, बिना किसी काम किए हुए, तो उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का एल्बिडो। मान लीजिए ये मेरा फोन है, इस पे कोई रोशनी टकराई और बिना इसको गर्म किए या फिर बिना इसमें कोई असर डाले वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? इस ऑब्जेक्ट का एल्बिडो ये है। तो हमारी अर्थ पर सूर्यातप आया और इतना % बिना किसी काम के वापस स्पेस में चला गया, तो ये कितना हुआ? तो अर्थ का एल्बिडो क्या है? 35%। अर्थ का एल्बिडो क्या हो गया? 35%। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक, हाँ, इस हिंदी में भी इसको एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट? यहां पे मैं रुक रहा हूं, बताइए समझ में आया? यहां पे 27, 6, 2 क्लियर हुआ? हाँ हाँ, क्या क्या चीज? क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन तो बताया ना आपको कि एल्बिडो क्या है। पीटी में भी पूछ लेगा आपसे, मेंस में भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, डेफिनेशन है पीटी में आपसे, मतलब कि जैसे मैंने आपको पूछा कि अर्थ का एल्बिडो क्या है या एल्बिडो होता क्या है, या आप लोग अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पीटी में। एल्बिडो एक किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर कितनी रोशनी पड़ी और उस रोशनी का कितना % बिना किसी काम किए हुए उस ऑब्जेक्ट पर वो वापस चला गया, उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का एल्बिडो। क्लियर हो गई चीज ये? अब ये आप लोगों का काम रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का आ जाता है कि ये तो चलो अर्थ का एल्बिडो हो गया। आप लोग ढूंढ के आइएगा कि ये गीली घास है, सूखी घास है, सैंड है, ठीक है, पानी है, फॉरेस्ट है, इनका एल्बिडो क्या होता है? वो बोल देगा सिंक्रोनाइज करो। ठीक है, वो क्या कर देगा कि अरेंज करो सब में। तो ये आप लोग होमवर्क करके लाइए क्या कि आप लोग एल्बिडो सबका नोट करके लेके आए। मैं बताऊं सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल गूगल सर्च है। आप एल्बिडो टाइप करिएगा, एल्बिडो ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, या फिर एल्बिडो ऑफ ग्रास, ग्रीन ग्रास, ब्राउन ग्रास, या सैंड, या फिर रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो आप लोगों को एक सीरीज देगा। हाँ, वो आप लोग करके लेके आएंगे, कल मुझे दिखाइएगा आप लोग। ठीक है, तो आपने पूछा ना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा सकता है, और 2-3 चीजें मैंने जो बताई हैं उससे आपका क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया एल्बिडो? ठीक है, मैं दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूं इसको। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब बताइए कोई फर्क तो नहीं पड़ा? अब इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा वो एक अलग कॉन्सेप्ट था जो हम समझ चुके हैं। 35% कैसे गया वो हम समझ गया।
इसके अलावा जो हम लोग और नीचे जाएंगे ना, इसके अलावा जो जैसे नीचे नीचे चलते जाएंगे काफ़ी किताबों में उसको और डिवाइड करके दिखाते हैं, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। अलग अलग किताबों में रिफर अलग अलग यूनिट्स दी जाती हैं, ठीक। अब देखिए 65 यूनिट में नीचे आया तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है 14 यूनिट और खा लेगा। 65 यूनिट में नीचे आया तो हमारे एटमॉस्फेयर 14 यूनिट को और खींच लेगा। तो वो कहां गया, इसी इसमें रहा ना, एटमॉस्फेयर में रहा। 51 यूनिट कहां पहुंचा, सरफेस पे। तो 100 यूनिट में कितना यूनिट पहुंचता है अर्थ सरफेस पे, 51 यूनिट, ठीक है। देखिए ये ठीक है। अब देखिए हमारा जो अर्थ का सरफेस गर्म हुआ 51 यूनिट से, गर्म होता रहा, कुछ देर बाद इतना इनफ गर्म हो जाएगा कि इससे एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या फिर हिंदी में पार्थिवीकरण। उसका नेचर क्या होगा, लॉन्ग वेव होगा, लो एनर्जी होगी, और हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर उसको रोकेगा, ठीक है। अब यहां से जो 51 यूनिट बाहर निकलेगी, 51 यूनिट में 17 यूनिट सीधा कहां गई, स्पेस में। 17 यूनिट कहां गई, स्पेस में। 17 में कितनी बची, 51 में हम 17 निकाल दिया, कितना हुआ 34। 34 यूनिट कहां गई हमारी, एटमॉस्फेयर ने उसको सोख लिया, ठीक है। अगर एक आइडियल अर्थ एटमॉस्फेयर होता, ठीक है, तो क्या होता, धीरे धीरे ये जो 48 यूनिट हैं कहां चली जाती, स्पेस में। 48 प्लस 17 कितना हुआ, 65। 65 एंटर कर रही हैं, 65 हमारी बाहर गई। जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर जा रहा है। ये एक आइडियल अर्थ का होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर हुआ चीज ये। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे इससे तो बहुत ही हल्का हो गया है, क्योंकि किताब में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि तो किताब कुछ लिखवाए नहीं इन्होंने, कोई फिगर्स लिखवाए नहीं है। 34 यूनिट को मैं आप लोगों को थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। कौन सा, 34 यूनिट्स को मैं तोड़ के बताता हूँ। वो आप लोग इस डायग्राम में मत लिखिएगा, वो आप जब अलग से मैं लिखवाऊंगा उसमें लिखेंगे। डायग्राम को जितना सिंपल रखें उतना बेटर है। इस डायग्राम को समझ के हम लोग पूरा समझ सकते हैं अपना हीट बजट। ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है, हीट बजट, ऊष्मा संतुलन। अगर मैं इसको इस टॉपिक का नाम देना चाहूं तो क्या नाम है इस टॉपिक का, हीट बजट, या फिर हिंदी में ऊष्मा संतुलन। ये जो डायग्राम है ना, दो डायग्राम है, ये किस चैप्टर के अंदर आते हैं, हीट बजट या ऊष्मा संतुलन, ठीक है। सिर्फ आप इतना समझ लें तो पूरा टॉपिक हमको क्लियर हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, ऊष्मा संतुलन। क्लियर हो गया चीज ये। 35 यूनिट समझ में आया, एल्बिडो है। 35 यूनिट के बाद डायग्राम में पक्का हर समय लिखें एल्बिडो, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, कभी एक्सक्यूज, हर समय एल्बिडो लिखें आप लोग। उसके बाद 65 यूनिट अंदर आया, 65 में 14 यूनिट एटमॉस्फेयर। उसके बाद 65 यूनिट अंदर आया, 65 में 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने सोख लिया। तो 51 यूनिट कहाँ गया, सरफेस पे। 51 यूनिट सरफेस से बाहर निकला, उसमें 17 यूनिट सीधा स्पेस में चला गया। 34 यूनिट कहाँ गया, एटमॉस्फेयर ने अब्जॉर्ब कर लिया और धीरे धीरे वो रिलीज कर देता है। तो 65 एंटर कर रहा है, 65 एग्जिट कर रहा है। हमारा
अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहा, ना गर्म हुआ ना ठंडा हुआ। दिस इज आइडियल कंडीशन। ये एक आइडियल कंडीशन है, जब हम लोगों की अर्थ ऐसी अगर होती तो ये होता। ठीक है, इसके कहने के बाद मैंने आपको बताया था, मैं 34 का आपको ब्रेक करके बताता हूं कि 34 में क्या है। फिलहाल होना तो इसका भी चाहिए ब्रेक, 14 का भी, 34 का भी, 17 का भी, काफी सारे ब्रेक होते हैं, बट वो ऑप्शनल की चीज है, वो हमको जीएस में नहीं पढ़ना। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो पढ़ेंगे वो ऑप्शनल की किताबों से पढ़ेंगे, ज्यादातर होता है, या जीएस में भी ऑप्शनल का चीज उसको डालते हैं स्टूडेंट्स को मतलब डराने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को बस इसी डायग्राम से पढ़िएगा। आप लोग जब घर जाके देखेंगे ना कोई भी किताब में, तो बहुत ज्यादा अलग अलग फिगर्स दिए होंगे, हर किताब में अलग फिगर है, उस पर आप मत जाएंगे, सिर्फ इसी पे जाएं। ठीक है, 34 को हम देखते हैं। 34 में देखिए, आपने रेडिएशन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन पढ़ा है हमने। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, 34 पर रखते हैं। वो जब आगे से हम समझेंगे तो मैं आपको दोबारा से 34 समझाऊंगा। अभी हमने कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं पढ़ा है, उसके लिए हमको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ चीज? ये सब हमारा क्या हो गया? ये टॉपिक का नाम क्या है? हीट बजट या ऊष्मा संतुलन। ये एक आइडियल कंडीशन है, जब हमारा अर्थ अगर आइडियली होता तो क्या होता। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर ये जो 14 यूनिट और 34 यूनिट है, 14 और 34, ये किसने एब्जॉर्ब किए हैं? गैसेस ने एब्जॉर्ब किए ना। गैसेस ने एब्जॉर्ब किया और धीरे धीरे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। धीरे धीरे कब छोड़ेंगे? जब गैसेस कम हो, एक गैस यहां हो, एक गैस यहां हो, एक गैस यहां हो, तो इनके बीच में एनर्जी थोड़ी देर फंसी है, जहां उसको थोड़ा स्पेस मिली, वो एनर्जी निकल गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? ये वाली कंडीशन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए हर जगह गैस ही गैस हो, तो जब एक बार ये एनर्जी फंसेगी, बाहर निकल पाएगी? इन्हीं गैसेस में वो घूमती रहेगी। हाँ, अब जब वो गैस एनर्जी इन्हीं गैसेस में घूमती रहेगी, तो हमारा ये एटमॉस्फेयर गर्म और होने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो चीज? ये अभी यही चीज हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इतनी गाड़ियां चला रहे हैं, इतनी इंडस्ट्री हम लोग चला रहे हैं, तो उसकी वजह से इतने गैसेस जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती चली जा रही हैं। हमारी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में ऐड होती चली जा रही हैं, तो वो जो इतनी ज्यादा गैसेस हो चुकी हैं कि वो उस एनर्जी को निकलने नहीं दे रही, स्पेस में जाने नहीं दे रही। जब वो एनर्जी स्पेस में नहीं जाने दे रही है, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? गर्म। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। बताइए, क्लियर हुआ चीज? ये सोलर इंसुलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सूर्यातप, पार्थिवीकरण, हीट बजट, ऊष्मा संतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर हुआ चीज? ये ऐसी गैसेस जो इस एनर्जी को पकड़ लेती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। उन्हें हम क्या कहते हैं? या फिर हिंदी में हरित ग्रह प्रभाव गैस। क्या कहते हैं? हरित ग्रह प्रभाव गैस, या फिर इंग्लिश में ग्रीन हाउस गैस। अब इनको हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, या हरित ग्रह प्रभाव गैस क्यों कहते हैं? कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज ग्रीन हाउस? हरित ग्रह है क्या चीज? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या बाहर से एनर्जी आई? सेम कॉन्सेप्ट है। ग्रीन हाउस गैस आपने सबने देखा है, कॉन्सेप्ट सुना है, खेतों में आपने देखा होगा, सिंपल है, हरी हरी वो पॉलिथीन लगी रहती हैं। अभी जो सर्दियां आ गई हैं, अब आपको ज्यादा दिखेगा हमारे खेतों पर, या जो बहुत ही जो मॉडर्न फार्म्स हैं उस पे, मतलब कि दीवार और छत हरे, मतलब कपड़ा होता है, एक शीट होती है पॉलिथीन टाइप की, उससे वो पूरा कवर करते हैं।
उसके अंदर खेती करते हैं। करने का फायदा क्या हुआ? सर्दियों में, इंडिया में सर्दियों पे और कोल्डर एरियाज में हर समय ज्यादातर वो ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं। उससे होता क्या है कि किसी भी फसल को बड़ा होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए ना, पानी तापमान चाहिए। तो ठंडी एरिया में जैसे अब सर्दियां पड़ रही हैं तो टेम्परेचर एकदम डाउन होगा। आपने देखा होगा कि फसल जल जाती है, सुना आपने फसल जलना सर्दियों में? सबने सुना है ना, हम सब मतलब रूरल टच तो है हम सबका, ठीक है। तो फसल जलना मतलब क्या होता है? इतना टेम्परेचर हुआ कि वो उसके जो फल हैं, पत्तियां हैं, वो एकदम जल जाती हैं, टेम्परेचर डाउन हुआ। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? उस पर ग्रीन हाउस लगा दिया। अब ग्रीन हाउस करेगा क्या कि जो भी थोड़ी बहुत रोशनी है उसको वो अंदर आने देगा, उसको वो अंदर आने देगा। वो थोड़ी बहुत रोशनी किसकी है? सन की एनर्जी है, वो अंदर तो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हाई एनर्जी है, ठीक। अब वो शीट लग गई, अब आ गई अंदर, हमारी पृथ्वी गर्म हो गई उस हाउस के अंदर। हाँ, उसके बाद जब वो बाहर जाने को होगी तो वो क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब एनर्जी कम हो गई तो वो हाउस के अंदर ही दब गई, मेरा ग्रीन हाउस गर्म हो गया। जब ग्रीन हाउस गर्म हो गया तो मेरी फसल को टेम्परेचर मिल गया, वो पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मॉडर्न तरीका हो रखा है जिसमें बहुत कोल्ड एरियाज में भी हम लोग अच्छी खासी फसल कर ले रहे हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये भी यही काम कर रही हैं कि हाई एनर्जी को अलाउ कर रही हैं, लो एनर्जी को रोक दे रही हैं। इसीलिए इन गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। सवाल ये उठता है ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाँ, CFC इज अ ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन, CFC आप लोग देख के आइएगा, हाँ ठीक है। वाटर वेपर ठीक है, ठीक है। क्या क्या बोला आप लोगों ने? वाटर वेपर ठीक है, ठीक है। और बताइए? हाँ, CO2। और बताएं क्या बोला? मीथेन बोला आप लोगों ने। और बताइए आपने? CFC बोला आपने। और बताइए? नाइट्रोजन बोला। और बताइए? सीएफसी का रोल शायद ओजोन को डिग्रेड करने में। ठीक है। तो आप लोग देख के आइएगा, आप लोगों का काम रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कितनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों को नाम भी समझ में आएगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज है। क्वेश्चन क्या है? क्योटो अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल लिस्ट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार कितनी हरितगृह प्रभाव गैस है? गूगल में बस डालिएगा क्या? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस, आपको 6 ग्रीन हाउस गैस के नाम देगा। कितना? 6 गैस जी। सल्फर, सल्फर नहीं, कुछ भी नहीं। आर्गन क्या है बताइए? हैलोजन में आती है, हैलोजन रिलेटेड टू ओजोन ना। CFC जो है ना, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है। आप लोग देख के आइएगा, CFC इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बट एक और क्लोरो का कंपाउंड है दैट इज ग्रीन हाउस गैस, वो आप लोग ढूंढ के आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग क्या सर्च करके आएंगे? क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत बार आया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी बार आएगा, लेकिन हम लोग 90% लोग गलत करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको क्या बोला है? लास्ट 15 साल का क्वेश्चन पेपर करके देखिए, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एज इट इज। यूपीएससी में रिपीट होता है, बशर्ते उसको स्टूडेंट समझ सकें। पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में कौन किसकी नस पकड़ रहा है वो जीतेगा, ठीक है। आप लोग अगर यूपीएससी नस पकड़ लेंगे तो आप लोग उसको क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर हो गया चीज ये, ठीक है। सारी चीज समझ में आई हम लोगों को?
मैं फिर से बता रहा हूँ, सोलर इंसुलेशन समझ में आया? कोई डाउट? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण समझ में आया हम लोगों को? ठीक है, प्रॉपर्टी सब समझ में आई हम लोगों को? जब भी लिखेंगे तो 4 चीज लिखेंगे दोनों चीजों में। दोनों चीज कौन कौन सी? सोलर इंसुलेशन और पार्थिव विकिरण या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, चारों में, दोनों में 4 चीज लिखनी है आप लोगों ने, सबने। ठीक है, उसके बाद हीट बजट समझ में आ गया हम लोगों को, उसमें संतुलन। जो 2 डायग्राम बनाए हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आपको हीट बजट लिखना भी हो, मैं आपको बोलूं तो आप लिख देंगे? बताइए। उसमें आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले एल्बिडो क्या है, 65% एंटर कर रही है, उसमें से जो है उसको बस रिटर्न कर दीजिए, वही हम लोगों को लिखना है ना। 14% कौन सोख लेगा एटमॉस्फेयर, 51% हमारी अर्थ पे गई, 51 यूनिट हम लोगों की जब रिलीज हुई तो उसको उन्होंने ने बोला टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। इसमें 17% सीधा स्पेस में चली गई, 34% दोबारा एटमॉस्फेयर ने सोख लिया, और उसमें से 48% 14 यूनिट धीरे धीरे स्पेस में चली गई। ये हम लोगों को लिखना है। जब भी हीट बजट आया बना के इसको आप लिख दीजिए, खत्म। आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखना होगा? आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस लिखनी होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। इसमें आप लोगों को लिखना होगा ग्लोबल वार्मिंग। जब हीट बजट आता है ना तो आप लोगों को 2 चीज और लिखनी होती है, क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से आप लोगों को और क्या लिखना पड़ेगा? आगे सोचिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग बताइए। हीट बजट में ग्रीन हाउस गैस लिखा, हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग लिखा, और क्या लिख सकते हैं? क्या? और बेसिक चीज बताइए। और फ्लड और ड्रॉट, बाढ़ और सूखा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? सोचिए, मैं यही बता रहा हूं कि सोचेंगे और क्या लिख सकते हैं हम लोग। जब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा हीट बजट, हम लिख क्या रहे हैं? फ्लड, ड्रॉट, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब हमारी बाढ़ आएगी तो कौन इफेक्ट होगा? कोस्टल एरियाज में इफेक्ट होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज के मैक्सिमम लोग कोस्टल एरियाज में ही हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ पीपल का लाइवलीहुड, जो उनका जो जीवन का जो पूरा जो बेसिस है वो इफेक्ट हो जाएगा। उनका जो घर, हैबिटेट, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट कितना लॉस होगा? एनवायरनमेंट कैसे लॉस होगा? सोचिए। एनवायरनमेंट, पहली बात है कि हमारा खारा पानी अंदर जा रहा है। खारा पानी कहाँ गया? लैंड की तरफ। तो हमारा पीने वाला पानी खराब हो गया, तो वो इफेक्ट हुआ। उसकी वजह से हमें पीने की दिक्कत आई, तो हमारा लैंड, मतलब होता है ना कि हमारा जो वही खर्चा बढ़ गया ना। ठीक है, और क्या हो सकता है? सॉइल खराब हो गई, सिंपल चीज है, लैंड सॉइल खराब हो गई, पानी खराब हो गया, पेड़ पौधे जो हैं जहां पे सलाइन आ गया तो वो खराब हो गए सारे, एनवायरनमेंट खत्म हो गया। और क्या हो सकता है? पानी गर्म हो गया, तो पानी के अंदर जो हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे वो होते हैं, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के पास में क्या है? कोरल रीफ है ना, वो सब गए। आपको ये एस्टिमेट माना गया है कि 2050 तक, 40 तक मोर देन 50% कोरल रीफ, ये कोरल रीफ जो है काफी लोगों ने नया वर्ड होगा, प्रवाल भित्ति कहते हैं इसे हिंदी में, ये खत्म हो जाएगा। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन कोरल रीफ बताएं किस किसने सुना है? जिसने नहीं सुना है उसको मैं एक इमेज करके बताता हूं। कभी भी आपने टूरिज्म का ऐड देखा है? ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का, या फिर मूवीज में आपने देखा होगा अंडर सी डाइविंग करते हैं, तो उसमें रंग बिरंगी मछलियां आपके आसपास तैरती हुई दिखाई देती हैं, पत्थर दिखते हैं रंग बिरंगे, देखा है कभी? वही कोरल रीफ। ठीक है, वो होता क्या चीज है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप समझ गए। तो ये एस्टिमेट किया है, आपको पता है वो पत्थर नहीं है, वो जीते जाते जीव हैं, हमें दिखते हैं पत्थर ना। तो ये एस्टिमेट किया गया है 2040 तक मोर देन 50% वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो खत्म हो गए तो हमारी जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, हमारा एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो गया, मतलब ह्यूमन लाइफ अनस्टेबल हो गई। तो ये सारी चीजें आपको कंक्लूजन में आप लोगों को लिखना है। हाँ? और ये आप जब देखिए इतनी सारी चीजें हो गई, तो कंक्लूजन में आप लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए आप लोगों का कि भाई हमें हीट बजट है उसको कंट्रोल क्यों करना है, ताकि हमारी ये सब चीजें बच जाएं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि कॉशियस यूज ऑफ वर्ड लिमिट,
क्वेश्चन आएगा 150 वर्ड में, हमें लिखना है इतना कुछ, डायग्राम बनाइए, शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करिए, फिर नीचे हम लोगों को ये सारी चीजें भी तो लिखनी है, तभी हमारा आंसर पूरा होगा। अगर हीट बजट का ऑप्शन आया है और हम हीट बजट लिख के आ गए, वो इनकम्प्लीट आंसर है। एटलीस्ट आपको ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो लिखना ही लिखना है, उसके बिना तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और अगर एक दो लाइन आपको बचे तो ये चीज भी लिखिए आप लोग, तब आप लोगों का ये आंसर पूरा होगा। बताइए, सारी चीजें क्लियर हुई हम लोगों को? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। क्लियर? अभी लिख नहीं रहे हैं, छोटी लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें मैं आपको बताऊं, किताबों में भी सब लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को बताऊं क्लास में ही समझ लीजिए, जितना समझेंगे ना उतना ही चीज़ याद रहेगी, लिखने में वो सेकेंडरी चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। बताइए, कोई डाउट है? कोई नहीं? क्लियर हो गया चीज़ ये? हाँ, ठीक है। इंसुलेशन समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव चीज है कि मैंने आपको बताया ना 100 यूनिट गिरी कहां पे, स्पेस और एटमॉस्फेयर के बाउंड्री पर। उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब कॉन्सेप्ट है सोलार कांस्टेंट। सोलार कांस्टेंट मतलब एटमॉस्फेयर और, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सोलार कांस्टेंट। हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग सौरिक स्थिरांक। क्या कहते हैं हम लोग उसको? क्या कहते हैं हम उसको? सौरिक स्थिरांक। ये क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर पर कितनी एनर्जी गिर रही है सन की, कितने एरिया में, कितने टाइम में, कितनी एनर्जी कितने एरिया में और कितने टाइम पे गिरती है, उसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, जो मैंने यूनिट बताया था ना, उसका एक एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिगर बता रहा हूं। वो क्या है? 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। हमारे स्पेस पे कितनी एनर्जी गिरती है सन की? 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी एनर्जी गिरती है? 2 कैलोरी। इसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट या सौरिक स्थिरांक। ये एक ऑब्जेक्टिव चीज है, टोटली अनरिलेटेड। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए सोलर कांस्टेंट तो सेम है, मैंने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर के पर कितनी एनर्जी गिरी, एटमॉस्फेयर पे या फिर अर्थ पे कितनी एनर्जी गिरी। एनर्जी तो सेम है, लेकिन हम लोग नोटिस क्या करते हैं कि हमारी अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है। इक्वेटर पर, इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इक्वेटर पे हम लोग देखते हैं कि ज्यादा गर्मी है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है टेम्परेचर हमारा डाउन होता चला जा रहा है। ठीक, तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। एनर्जी तो सेम आ रही है, लेकिन कहीं पे होना क्या चाहिए था? सब जगह एक टेम्परेचर होना चाहिए था ना, लेकिन होता क्या है? कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। वो हम लोग देखते हैं, उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये किसको क्या कहते हैं इस लाइन को हम लोग? ठीक है, ये किसको क्या कहते हैं इस लाइन को हम लोग? हिंदी में, हिंदी वाले बताएं।
हिंदी में बताएं, हिंदी वाले मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम लोग आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा सन है मान लीजिए, या फिर कोई एक लाइट का सोर्स है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां गिरेगी? उसके बाद यहां पे गिरेगी। सबसे दूर क्या है? पोल्स। ठीक, तो डायरेक्ट लाइट्स कहां गिर रही है हमारी? इक्वेटर, इस जोन में गिर रही है ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां हुई? इस वाले जोन में। मतलब मैं बोलूं अगर ये वाला जोन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रॉपिकल जोन, या फिर हिंदी में बोलेंगे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाला जोन है जो जहां पर इसके मुकाबले थोड़ा सा कम टेम्परेचर मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? हिंदी में कहेंगे हम लोग उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में टेम्परेट जोन। ठीक, और जहां पर सबसे कम एनर्जी पहुंच रही है उसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहां पर डायरेक्ट गिर रही है तो ज्यादा एनर्जी है, यहां पर थोड़ा दूर है तो कम एनर्जी पहुंची, यहां पर और दूर है तो बहुत ही कम एनर्जी पहुंच रही है। हाँ, सवाल ये उठता है, ठीक है, मैंने बोला डायरेक्ट गिर रही है तो ज्यादा पहुंचेगी, क्यों पहुंचेगी ज्यादा एनर्जी? सोचें आप लोग। मेरा सवाल सब समझे आप लोग? क्या मैं बता रहा हूं, सवाल सबने समझा क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर डायरेक्ट गिर रही है, यहां पर थोड़ा तिरछी है, थोड़ा दूर है, यहां पर सबसे कम टेम्परेचर मिल रहा है, तो ऐसा है क्यों? सवाल समझा? अब आप लोग बताएं, मुझे बताएं। इक्वेटर का एरिया ट्रॉपिकल जोन, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से जो एनर्जी है वो कम एरिया में पड़ती है, इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाता है एरिया। बाकी अगर जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे तो एरिया ज़्यादा कवर करती है वही एनर्जी, तो इसीलिए वो कम टेम्परेचर में जाता है। ठीक है, और बताएं। इंटेंसिटी ज्यादा है ट्रॉपिकल जोन में, लाइट की इंटेंसिटी वही चीज बताई उन्होंने। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या समझते हैं आप? बताइए, कितने एरिया में कितनी लाइट गिर रही है, वही चीज इन्होंने बताई ना, इन्होंने यही बताया ना। लाइट भी गिर रही है, हाँ, उससे क्या होगा? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, उससे होगा क्या? लाइट परपेंडिकुलर। ठीक है, उससे क्या होगा? कम एरिया में जाता है। यही चीज एक हाँ बताएं। सर यहाँ पर ज्यादा देर तक वो लाइट मिल रही है कहाँ पे? उसमें सर जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें जो लाइट है वो ज्यादा देर तक पड़ रही है, दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें ज्यादा ड्यूरेशन तक यहाँ पे मिलती है लाइट बाकी एरिया की अपेक्षा। अच्छा, जितना ऊपर नीचे होता है तो उतना ड्यूरेशन कम होता है। ये स्टेटमेंट सही है इनका? आपने क्या स्टेटमेंट बोला है? इन्होंने बोला कि इस एरिया में ज्यादा देर तक लाइट एनर्जी मिलती है बाकी एरिया से कंपैरिजन में। सही है स्टेटमेंट? मतलब अर्थ का एक्सिस क्योंकि टिल्टेड है, हाँ, अर्थ का एक्सिस क्योंकि टिल्टेड है, ठीक है, तो जो पोल अवे होता है सन से, ठीक है। तो उसमें एनर्जी कम रहती है, तो वो कम एनर्जी रिसीव करता है, ऐसा उनका मेरा है statement ऑब्जेक्टिव आंसर, ये उन्होंने स्टेटमेंट बोला है वो सही है कि गलत है? बताइए, पीटी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताइए, आप लोगों को मानना पड़ेगा, यस और नो। बताइए। सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और बताइए।
सवाल क्या है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी गिर रही है, ज्यादा देर तक गिर रही है, ड्यूरेशन बोला ना आपने, और यहाँ पे कम ड्यूरेशन के लिए गिर रही है। बताएं, जब भी पीटी में करें तो जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ें, तभी आप सही से सॉल्व कर पाएंगे। बताएं, ये इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोग बचपन से चीजें पढ़ते आ रहे हैं, चीज जो हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं सभी लोग। ये इसमें ज्योग्राफी की जरूरत ही नहीं है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पोल्स पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। जब 6 महीने दिन रहेगा तो ड्यूरेशन कहां पर ज्यादा हुआ? बताइए, इसमें बताइए, हम लोगों को किसी को ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं चाहिए थी इस स्टेटमेंट में। हमको जो हमने बचपन से सुनते, सबने सुना है कि नहीं सुना है, या मैंने सुना है? ये तो सबने सुना है ना, पोल्स पे 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात, भाई सबने सुना है कि नहीं सुना है? ये तो कार्टून में भी दिखता है हम लोगों को ना। आप लोग देखिए, कोई इसको वहां पे, मैं वो बता रहा हूँ ना, यूपीएससी है ना, वो इतना इजी टू हैंडल एग्जाम है, लेकिन हम सोचते हैं इतना बड़ा एग्जाम है तो हम लोग छोटी चीजें नहीं देखते। आपने स्टेटमेंट गलत बोल दिया और बाकी किसी ने उसको पकड़ नहीं पाया। मैंने आपको बताया कि हम लोग ये सबको पता है चीज, लेकिन तब भी हम लोग इस चीज को इग्नोर कर गए। आपका वो रीजनिंग गलत हो गई। बताइए, सबको क्लियर हुआ? ड्यूरेशन की तो बात गलत हो गई। और बताएं, और सोचें, सोचने की कोशिश करिए, तभी हम लोग वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीज है। जैसे रेस प्लांट होती हैं, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो एरिया में एनर्जी है वो कम रिलीज होती है। डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी, ऐसा क्यों? तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर ज़्यादा एनर्जी सोक कर लेगा। सिंपल चीज भाई, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर है। ये कम रास्ता है तो यहां पे कम टकराने को मिलेगा ना, तो ज्यादा एनर्जी पहुंच गई। ये बड़ा रास्ता है तो ये बड़ा, क्लियर हो रहा है चीज? ये बड़ा रास्ता है ना, दूसरा वाला 1 2 3, 1 पे सबसे छोटा रास्ता है तो इससे सबसे कम एनर्जी लॉस हुआ है? तो ज्यादा एनर्जी नीचे पहुंच गई ना। 2 पे बड़ा रास्ता है, एकदम हम लोग को ज्योग्राफी कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज ही नहीं करने हैं, सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करिए। बड़ा रास्ता है तो कम एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी को पकड़ लिया लोगों ने ना, तो कम एनर्जी पहुंच पाई। थर्ड में इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इतने सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और कितनी सारी चीजों से हमें टकराना पड़ेगा एनर्जी को, वो पूरा लॉस हो गया, बहुत कम एनर्जी पहुंच पाई। तो 2 रीजन मेन है, एक तो हमारा पहला क्या है, ये कम एरिया में गिरेगा। हाँ, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी ने पेपर जलाया है, लेंस से सबने पेपर जलाया है। हाँ, आजकल लोग ये सब भी नहीं करते। नाव 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 तैराइए। वो मैग्नीफाइंग ग्लास था नहीं ना अपने पास, तो हमने किया। प्रैक्टिकल में हमें मिलता था तो यही करते थे, प्रैक्टिकल आईसीएसई में ना, सीबीएसई पढ़ो तो वहां पे काम करवाते, खाली टाइम मिलता है। हम लोग क्या करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जला रहे हैं, कैंची से कांच काट रहे हैं। कटता है पता आपको? कैंची से कांच कैसे कटेगा? पानी में रख के कांच काटा है कैंची से, है? नाव जलाना, या फिर क्या कहते हैं वो मैग्नेट ढूंढना, पत्थरों में ढूंढना है कच्चा मैग्नेट, या फिर 2 पत्थर ऐसे आग जलती है, वो सब किया। हाँ, तो ये सब काम करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है, मुझे ध्यान है इटावा हम लोग एक बार घूमने गए थे, तो वहां पे हमको बोला था स्ट्रिक्टली हमारे पेरेंट्स ने, चंबल मत चले जाना। हम लोग गए थे चंबल में। उन्होंने कहा था, हम लोग थोड़ा सा वहां पे कुछ स्टे हुआ, हम लोग गए, ठीक है, तो पेरेंट्स ने बोला कि चंबल मत चले जाना बिल्कुल भी। तो हमें सुबह सुबह हम लोग को मौका मिला तो हम लोग चले गए थे, ठीक है, तैर वैर के भी आए थे, मतलब होता है अंदर गए थे, जो नहीं करना चाहिए। क्यों मना किया था? वहां पे घड़ियाल है, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन आया 2017 में। वो किया कब था हमने? जब हम लोग बहुत, मैं छोटे स्कूल उसमें था, तो बड़े भाई लोग लेके चले गए थे, तो मतलब ने
जब हम लोग बहुत, मैं छोटे स्कूल उसमें था, तो बड़े भाई लोग लेके चले गए थे, तो मतलब मैं तो किनारे पे था, वो लोग मतलब अंदर घुस के आए थे वापस। लेकिन वो चीज मुझे अभी तक ध्यान थी, क्लिक की ना, तो वो हम लोगों ने किया ना। तो ये सब सारे सारे एक्सपीरियंसेस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। एक बार मुझे हेल्प किया था कि एनसीईआरटी के कवर पेज पे, लास्ट पेज पे आप लोग एनवायरनमेंट के देखेंगे, आपको वाइल्ड एस दौड़ता हुआ दिखेगा। वो क्वेश्चन आया हुआ है 13 में कि वाइल्ड एस कहाँ मिलता है हमें, रन ऑफ कच्छ में ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग उसको इग्नोर ना करें। यूपीएससी वो छोटी छोटी चीजों को लेके उठाता है, हम लोग बहुत बड़ी भारी भारी चीजें पढ़ते हैं। क्लियर हुआ चीज ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। सोलर इंसुलेशन और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हम अब क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अलग अलग क्यों हो रहा है, उसकी वजह समझे हम लोग। कि पहली बात, हमारा यहां पर कम एरिया में ज्यादा एनर्जी गिरती है, बाकी एरिया में ज्यादा एरिया में वो एनर्जी फैल जा रही है ना, तो एनर्जी टेम्परेचर हमारा कम हो जा रहा है। और दूसरा क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पे कम है और बाकी जगह ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है। बताइए इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया चीज ये? ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा हम लोग ये पढ़ चुके हैं सोलर इंसुलेशन का टाइम पीरियड, कितने टाइम तक हमारा सोलर इंसुलेशन गिर रहा है या सूर्यातप की अवधि, वो हमने कब पढ़ा है? सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स में, अयनांत और विषुव में। अब आप मुझे बताएं सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स होता क्या है? सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स क्या होता है? सॉलिस्टिस में अगर देखिए, मैंने लिखवाया नहीं है, समझा था, अगर आप बता देंगे तो वो मतलब काफी अच्छा रहेगा। मतलब कि थोड़ा सा, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे। सर सॉलिस्टिस 2 डेज पे होता है, एक 21 मार्च पे होता है और एक नहीं आप बस मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, 22 मतलब उसमें ये है कि कॉन्सेप्ट बता जो दीजिए। सन की रेज हैं वो सॉलिस्टिस के टाइम पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है डायरेक्ट, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक टाइम पे होती है डायरेक्ट। तो उसी वजह से वहाँ पे विंटर समर रहती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट होती है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है तो जब सॉलिस्टिस होगा दिन बड़ा रात छोटी, जब सॉलिस्टिस होगी दिन बड़ा रात छोटी, जहां पर भी सॉलिस्टिस होगा वहां पर दिन बड़ा रात छोटी, तो वहां पर ज्यादा दिन बड़ा है तो ज्यादा एनर्जी गिर रही है, तो वहां पर हम लोग का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। और जहां पे इक्विनॉक्स हो गया, विषुव हो गया, तो दिन रात बराबर हो गए, तो टेम्परेचर हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल चीज है। बताइए, आप लास्ट क्लास में थे ना? बताएं मुझे विषुव क्या होता है? जब सर सूर्य की किरणें सर विश्व रेखा पे पड़ती है, उसे हम विषुव कहते हैं। उस समय होता क्या है? इसमें सर दिन और रात बराबर होते हैं। कितने घंटे के? सर 12 ठीक है। अयनांत क्या होता है? आनंद सर जैसे अभी आपने बताया कि आनंद में सर दिन बड़ा रात छोटी होती है, कभी सर वो सूर्य की किरणें सर कर्क रेखा पे गिरती हैं, कभी सर मकर रेखा। हाँ ठीक है। जब कर्क रेखा पे गिरेंगी तो कर्क रेखा कहाँ पर होती है? कर्क सर उत्तरी गोलार्ध में होता है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 एंगल सर। 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, उसे हम कर्क रेखा, जब सूर्य की रोशनी हमारी कर्क रेखा पे गिरी तो उसको हम कहते हैं उत्तरी जो ध्रुव का अयनांत बोलेंगे हम लोग, या उसको हम लोग ग्रीष्म अयनांत, आप लोग एनसीईआरटी में देखा होगा कहीं पे भी अयनांत। जब अयनांत होगा तो उस गोलार्ध या फिर हेमिस्फीयर में ज्यादा एनर्जी गिरेगी, हाँ, तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। और दूसरे गोलार्ध में कम एनर्जी गिर रही होगी तो कम टेम्परेचर। क्लियर हुआ चीज? मैं फिर से इसको जल्द क्विकली, जिसमें बहुत क्विकली करूंगा क्योंकि हम लोग बहुत इसमें, हम लोग लास्ट क्लास में काफी टाइम हम लोग डिवोट कर चुके थे।
ठीक है, ये जब हमारा जो सन है जब यहां पे होता है 1 2 3 4, जब हमारा सन 1 और 3 पे होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, या फिर हिंदी में विषुव। जब हमारा सन 2 और 4 पे होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सोलिस्टिस, या हिंदी में अयनांत बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर होगा चीज ये। ठीक, सिंपल चीज है। जब हमारा सूरज कहां पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहां पर ये कब, डेट क्या है इसकी, 21 जून, सही लिखा है मैंने? हाँ, यहां पे क्या है 22 दिसंबर, ये क्या है, ये क्या है 21 जून को हमारे इंडिया में, हम इंडिया का एग्जांपल लेके समझे, इंडिया में गर्मी पड़ती है, क्यों, क्योंकि दिन बड़ा रात छोटी, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर ज्यादा हो गया। उसी समय नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रात बड़ी दिन छोटा, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम हो गया। क्लियर हो गया। सेम हमारा 22 दिसंबर आ रहा है, अब हमारी रात बड़ी हो रही है कि दिन छोटी हो, रात बड़ी है दिन छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो रहा है, ज्यादा ही कम है, अभी कम हो रहा है, सिंपल बात है। ठीक, क्लियर हुआ चीज ये, बताइए इसमें कोई डाउट, आपको समझ में आया, मैंने बहुत क्विकली समझा, नहीं समझ में आया है। ये क्या है, सन की पोजीशंस है, ये क्या है, सन की पोजीशन है, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, से पता है आपको, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पता है, ठीक है। जब हमारा सन कहां पे होगा, इक्वेटर पे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स या विषुव, सॉरी विषुव। जब हमारा सन कर्क रेखा पे होगा तो हम उससे क्या बोलेंगे, अयनांत। जब हमारा सन दोबारा से भूमध्य रेखा पे होगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी गलती बना दी क्या मैंने, हाँ, जब हमारा सन दोबारा से, हाँ ठीक है, मैं वही था। जब हमारा सन कहां पे पहुंच गया, मकर रेखा पे, वो कब पहुंचता है, 22 दिसंबर को, उसे हम क्या बोलते हैं, अयनांत। जब हमारा सन कहां पहुंचा, भूमध्य रेखा पर, तो उसे हम लोगों ने क्या बोला, विषुव बोला। जब सूरज हमारा भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, इस और इस कंडीशन में, तो दिन 12 घंटे के होंगे। आपने नोटिस भी किया होगा, मार्च और सितंबर में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस भी सोच के देखिए आप लोग। जून में दिन बड़ा होता है, हमारे यहाँ पे रात छोटी होती है। दिसंबर में रात बड़ी दिन छोटा। रात क्यों बड़ी होती है, क्योंकि सूरज कहां पर है, कहां पर है सूरज, मकर रेखा पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। सूरज हमसे दूर है ना, तो हमारा रात बड़ी हो जा रही है। क्लियर, क्लियर, बताइए सब लोग, क्लियर हो गया ये चीजें। तो हमारा सोलर कांस्टेंट तो सेम है, सौरिक स्थिरांक, लेकिन सन जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर अलग अलग है। उसके रीजन क्या है, पहला रीजन हम समझ चुके हैं, सन रेज, एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने, एटमॉस्फेयर वाला कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने, और ड्यूरेशन ऑफ सोलर इंसुलेशन या फिर सूर्यातप की अवधि, ये समझा हम लोगों ने। क्लियर, ठीक है, हाँ बताइए, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। अब देखिए, तो मैंने बना दिया, सन हमारा लगभग यहाँ पे है, ऐसी है, सर थोड़ा साइड में है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारी, अंडाकार हमारी जो ऑर्बिट है,
जिसमें हम साइड में है एलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारी, अंडाकार हमारी जो ऑर्बिट है जिसमें हमारी अर्थ चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, नोटिस करिए कहीं पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कहीं पर डिस्टेंस कम है। हा? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपसौर, पेरीहिलियन। नहीं सॉरी, पेरी मतलब पास, मतलब क्या है, जब हमारा डिस्टेंस कम है तो हम इसे क्या कहते हैं, पेरीहिलियन, हिंदी में कहते हैं उपसौर। पेरीहिलियन या फिर उपसौर। ये होता कितना है, 147 बिलियन किलोमीटर। कितना होता है, मतलब इस समय अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर। जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसे हम कहते हैं एपीहिलियन, या हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अपसौर। और इसका होता है 153, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो बड़ा दिखा दिया है, ज्यादा बड़ा डिस्टेंस गैप नहीं है। 147, 143, ये फिगर मैंने आप लोगों को बता दिया है, टोटली नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ आप लोगों को एक पिक्चर दिखाने के लिए किया है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, एपीहिलियन और पेरीहिलियन क्या है। मैंने क्या याद था, मैंने इंग्लिश में याद किया था पेरीहिलियन, पेरी मतलब पास, तो डिस्टेंस जहां पे सबसे कम है उसमें पेरीहिलियन बोल लिया, और डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें हम लोगों ने एपीहिलियन बोला। हिंदी में उसको कहते हैं उपसौर, इसे हम कहते हैं अपसौर, उप और अप। क्लियर हुआ चीज ये। अब देखिए ये होता कब है, ये होता कब है एपीहिलियन, 3 जनवरी, और एपीहिलियन कब होता है, 4 जुलाई। मैंने आपको क्या बताया कि जब ऑब्वियस बात है, जब हमारा अर्थ सन के पास में है तो ज्यादा एनर्जी गिरेगी। हाँ, मतलब एपीहिलियन को, मतलब पेरीहिलियन को या उपसौर को ज्यादा एनर्जी गिरी तो गर्मी पड़ेगी। एपीहिलियन या फिर अपसौर को, हाँ, सन बहुत दूर है तो कम एनर्जी गिरेगी, तो मतलब टेम्परेचर हमारा कम होगा। सही, लेकिन हमारे तो जनवरी में ठंड होती है, जुलाई में गर्मी होती है, ऐसा क्यों। टिल्ट है तो क्या है, उसकी वजह से सर जब पेरीहिलियन के टाइम पे नॉर्थ पोल टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है, तो उससे हम नॉर्थ पोल में हैं तो ठंडी होती है हमारे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, यहाँ। नॉर्थ पोल टिल्टेड है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन है, तो उससे क्या होगा। तो सर हमें कम एनर्जी मिलती है सन से, कम ड्यूरेशन के लिए मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर टाइम और थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताएं, और सिंपल में, और सिंपल, एकदम सही कह रहे हैं, टेक्निकल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रहता है। हाँ, सन जो है हाँ, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, कब, साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, जब जनवरी के टाइम चल रहा है। ये समझे, हम लोग इससे समझने की कोशिश करें। टिल्टेड है तो उसकी वजह से हमारा सन कहां पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है ना। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए 3 जनवरी को अर्थ तो है पास में, मतलब सन तो है अर्थ के पास में, लेकिन सन कहां पर है, कैप्रिकॉर्न पर है ना। तो यहां से जो हमारे यहां पर जो रेस गिरेंगे वो कैसी हैं, टिल्टेड है, टेढ़ी है। तो टेढ़ी जो टिल्टेड जो तिरछी रेखाएं आएंगी वो बिखरी हुई होंगी, हमने समझा था अभी। हाँ, तो हमारे यहां पर कम एनर्जी गिरती है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद
4 जुलाई को सन है तो दूर, लेकिन सीधा कहां पे गिर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रहा है, कर्क रेखा पे गिर रहा है। तो दूर होने के बाद भी सीधा गिरने की वजह से ज्यादा एनर्जी हो रही है। क्लियर हुआ चीज ये? बताएं। अब हम लोग समझ लिया कि सोलर कांस्टेंट सेम है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का अलग अलग है। एरिया, उसके हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेयर का कितना है, फिर हमने ड्यूरेशन देखा, फिर हम लोगों ने देखा डिस्टेंस। ड्यूरेशन हमने देखा कि विषुव अयनांत क्या होता है, इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस क्या होते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा पेरिहिलियन और एपिहिलियन क्या होता है, उपसौर अपसौर क्या होता है। 3 जनवरी 4 जुलाई का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। बताएं, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट बताएं। हो गया? बहुत ज्यादा उस टाइम पे गर्मी पड़ती होगी कहाँ पे? जब कैप्रिकॉर्न सही बात है। कंपैरेटिवली अभी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है। बहुत मतलब कंपैरेटिवली जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब सन था तब वहाँ कम रही होगी, एक तो दूर भी है। ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो उस समय तो वहाँ बहुत भयंकर होगी। सही है, भयंकर हो गया। सही नहीं, नहीं सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं आप। जो स्टेटमेंट है आपका सही है। ठीक है। यहाँ पे डिजर्ट भी तो है, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, तो वो हम समझेंगे वहां पे डिजर्ट है क्यों। ठीक है, हाँ वो हम समझेंगे। ठीक है, आपने जो बोला है एकदम सही कॉन्सेप्ट बोला है कि सन यहाँ पर है और पास में भी है, तो नॉर्थ के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है। एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है। मतलब हमारे पूरे अर्थ पर टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग है। उसके रीजंस हम पढ़ रहे हैं। कुछ रीजंस हमने पढ़ लिए, कुछ हल्के फुल्के रीजंस हैं जो हम लोग हमें पढ़ने हैं। जैसे कि ऐसा प्लेस जो सागर के नजदीक है उसका टेम्परेचर अलग होता है, और ऐसी जगह जो ओशन से दूर है उसका टेम्परेचर अलग होता है। ये आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं। मैंने क्वेश्चन क्या है, मुंबई और लखनऊ, मुंबई है और लखनऊ है, मुंबई का टेम्परेचर अलग होगा, लखनऊ का टेम्परेचर अलग होगा। मुझे समझाएं ईयरली बताएं। क्वेश्चन समझे आप? मुंबई का टेम्परेचर अलग रहता है साल भर, लखनऊ का टेम्परेचर अलग रहता है। मुंबई का टेम्परेचर साल भर कैसा रहेगा? टेम्परेट, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा या फिर बहुत डाउन। ऐसा क्यों? सर यहाँ लैंड पैक है, लैंड एक बार हीट हो जाती है तो टाइम लगता है सर इसे कोल्ड होने में। ठीक है, वहाँ क्या होता है मुंबई में? कोस्टल एरिया है। जैसा कि जो रेडिएशन बता रहे थे कि टकराने के बाद जो भी क्या कहते हैं, ये सन की जो रेज के टकराने का जो रेडिएट होता है उसको रिफ्लेक्ट होता है, उसमें भी चेंजेस होगा। सागर का अलग होगा और ये जो है ना कल की उसकी अलग होगी। उसी भी बात है। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोगों का मुंबई का है। हाँ, मुंबई में मान लीजिए मैं अभी गर्मियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, गर्मियों में आप लोग सिंपल है, एक पहली बात हम समझते हैं कौन जल्दी गर्म होगा। हाँ, हमने 2 स्टोव के दोनों बर्नर ऑन किए, एक पे हमने तवा रखा, एक पे हमने पानी रखा। कौन जल्दी गर्म होगा? तवा। पानी देर में गर्म होगा। ठीक है, क्लियर हुआ चीज ये? तो ये लैंड है और ये पानी है। गर्मियों में जल्दी कौन गर्म हो गया? लैंड गर्म हो गया। तो यहां से एनर्जी बाहर निकली। ठीक है, बहुत मतलब सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ये समझ में आया आप लोगों को? तवा हमारा, ये लैंड हमारा गर्म हुआ, लैंड गर्म हो गया तो उसके ऊपर की हवा कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। हाँ,
जो गर्म हवा है, बैलून जो होता है, हवा का बैलून जो होता है वो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? का बैलून जो होता है वो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमारी जो गर्म हवा ऊपर गई, यहाँ का टेम्परेचर अभी कैसा है? इसके मुकाबले ठंडा है अभी। यहाँ की हवा कैसी होगी? थोड़ी सी भारी हो गई ना इसके मुकाबले। गलत चीज, गलत बता दी। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये इसको धक्का देगा। किसको? ये हवा आई और ये भारी हवा को धक्का दिया। भारी हवा कहाँ गई? इधर। ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जाके फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ लेंगे। मैं बहुत ही हल्के टर्म से बता रहा हूँ, कोई इसमें वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ जिसमें यूज होने हैं, ठीक है। सी ब्रीज लैंड ब्रीज अभी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए और चीजें हम लोगों को समझनी है। सिंपल चीज समझिए, ये गर्म हवा है, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये इधर आई, यहाँ पे ये ठंडी हवा को धक्का दिया, ठंडी हवा इधर आई, तो जब ये यहाँ पे आएगी तो उसको टेम्परेचर को डाउन करेगी। क्लियर हुआ चीज ये? हाँ। उसके बाद गर्मियों में क्या हो, सर्दियों में क्या होगा? अब देखिए हमने बर्नर को ऑफ कर दिया, पानी मेरा भी गर्म हो चुका है, तवा भी मेरा गर्म हो चुका है। बर्नर मैं दोनों ऑफ कर दूं, ठंडा कौन जल्दी होगा? तवा जल्दी ठंडा हो जाएगा, पानी काफी देर तक गर्म रहेगा, ठीक है। जैसे सर्दियां आती हैं तो मेरा लैंड बहुत जल्दी, सभी मिट गया, लैंड मेरा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और ये पानी मेरा गर्म रहेगा, तो इसकी हवा इसके मुकाबले ठंडी हो गई, ये ऊपर चली गई, तो गर्म हवा इधर आ गई, यहाँ की ठंडी हवा को हटा दिया, तो यहाँ का टेम्परेचर हर समय मेंटेन रहता है। लखनऊ में ऐसा नहीं है, तो जब ये टेम्परेचर राइज हो गया लैंड, तो गर्मी बहुत हो गई, और अभी टेम्परेचर का मतलब लैंड जो पृथ्वी हमारी ठंडी हो रही है, तो टेम्परेचर हमारा ठंडा होता चला जा रहा है, हमें कहीं गर्मी का कोई सोर्स हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए कोई लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है वो डिपेंड करेगा कि वहां का टेम्परेचर साल भर कैसा रह रहा है। बताइए, क्लियर हुआ चीज ये? उसके बाद अगर कोई लैंड यहां पर है और कोई लैंड हमारा समझ लीजिए हिमालय पे है, हाँ, ऊंचाई पे है, तो कौन गर्म होगा कौन ठंडा होगा? हाँ जी, हिमालय वाला ठंडा रहेगा, क्यों? टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, क्यों कम होता है? लैप्स रेट का इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक। क्यों आता है लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट? लैप्स क्यों होता है? एयर की डेंसिटी जो है मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो कम हो जाती है, हाँ, तो जो हीट है वो इससे डिसिपेट होती है, जो सरफेस के पास सिंपल है। देखिए सोचने की कोशिश करते हैं हम लोग, आप लोग जो लैब से उसको समझने की कोशिश करते हैं क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। पहली बात है, आपने तवा गरम कर लिया, ठीक है, गरम तवे के एकदम पास में आपके अपना हाथ छुइएगा नहीं, गरम तवे के एकदम पास में हाथ रखिए, तो वहां पर ज्यादा गर्म होगा हमारा हाथ। जैसे जैसे आप अपना तवे से हाथ दूर रखेंगे तो हमारा हाथ में कम गर्माहट पहुंचेगी। सही चीज बोली मैंने? क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स क्या है? तवा है। काफी बार जैसे पहले बैचेस में लोगों ने सवाल उठाया था कि सर ऊंचाई पे जाके वो तो सूरज के पास पहुंच रहा है, तो वो ज्यादा गर्म होना चाहिए, हम तो सूरज से दूर हैं ना। तो वहां पे उन लोगों ने एक चीज पे गौर नहीं किया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो रहा है। तो तवा हमारा सूरज नहीं है, तवा हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी से हम जितना दूर जाएंगे, ठीक है, उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जितना हम पृथ्वी के पास रहेंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा।
तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं ना, टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य पतन दर। कितना होता है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट या फिर सामान्य पतन दर। ठीक, तो जैसे जैसे हम, जो प्लेस नीचे है वो टेम्परेचर ज्यादा है, जो प्लेस ऊपर है वो टेम्परेचर उसका कम है। क्लियर हुआ चीज ये? एक और रीजन क्या है कि हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों है? ऐसे एरिया जो गर्म हवा के प्रभाव में है वो गर्म होंगे, ऐसे एरिया जो ठंडी हवा के प्रभाव में है वो ठंडे होंगे। वो नाम हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक रीजन समझ में आ गया। ऐसे एरियाज जो वार्म विंड के इफेक्ट में है वो वार्म हो जाएंगे, जो कोल्ड विंड के इफेक्ट में है वो कोल्ड हो जाएंगे। ऐसे एरिया जो गर्म समुद्री धारा के प्रभाव में है वो गर्म होंगे। समुद्री धारा क्या होती है? पानी। आप लोगों को पता है पानी ये बह रहा होता है। ओशंस में भी नदियां हैं, पता है हमें? ओशंस में भी नदियां हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जब मैंने बोला ना ओशन में नदियां हैं, ठीक है, आपने कहा करंट है। ठीक है, करंट अलग है, नदियां अलग है। आपने एकदम सही वर्ड पकड़ा, लेकिन जान के मुझे भी हैरानी हुई। अभी कुछ 6-7 महीने पहले या फिर 1 साल पहले जर्नल आया, उसमें बोला कि ओशन पूरा पानी है, उसके नीचे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक नदी बह रही है। ठीक है, फ्रेश वाटर। वो कैसे है साइंटिस्ट उसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो शेल्फ के अंदर, शेल्फ के नीचे। ठीक है, उसमें शेल्फ नहीं है, जो नीचे क्या कहते हैं, अबाइसल प्लेन है, जो अबाइसल जो सी फ्लोर है। ठीक है, तो क्या है, पूरा ओशन है, नीचे मिट्टी है, उसके नीचे फ्रेश वाटर की नदी बह रही है, बहुत चौड़ी नदी है। वो हुआ क्या है, क्या क्यों हुआ है, अभी तक साइंटिस्ट को अभी भी डिस्कवर हुई है, वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपने अभी कहा करंट, जो समुद्री धारा, तो ऐसे एरिया जो गर्म समुद्री धारा के प्रभाव में है वो गर्म होंगे, ऐसे एरिया जो ठंडी समुद्री धारा के प्रभाव में है वो ठंडे होंगे। अब वार्म विंड क्या होती है, कोल्ड विंड क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या है, अलग चैप्टर है। वार्म करंट क्या है, कोल्ड करंट क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, अलग चैप्टर है। हम लोग जब लिखेंगे तो कुछ कुछ मैं एग्जांपल लिखवा दूंगा, लेकिन वो अभी हमारा पढ़ने का जोन नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूजन होगा। मेरी बात समझे आप लोग कि किस किस वजह से हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो रहा है, बताएं, बताइए। सारी चीजें हो गई? मुझे कोई काउंट करके बताएं प्लीज, क्या क्या चीजें हैं। कि 16 कांस्टेंट तो सेम है, लेकिन उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, जो हमारे तापमान का जो वितरण है पृथ्वी की सतह पर, वो अलग अलग है। उसके रीजंस बताएं। एरिया है वो किस लैटिट्यूड ठीक पे है, लाई करता ठीक है, है। एक हो जाएगा कि जो प्लेट है वो सी से पास है या दूर है। ठीक है, एक है कि वो किस वार्म विंड के इफेक्ट में है या फिर कोल्ड विंड के, ठीक है, वार्म ओशन करंट के या फिर कोल्ड ओशन करंट ठीक है। और भी तो बताए थे, के। हाँ, हाइट, एल्टीट्यूड, और बताए थे, और भी तो बताया था मैंने, सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स ना, अवधि, जो ड्यूरेशन, और बताया था मैंने डिस्टेंस। उसमें मैंने क्या बताया था, पेरिलियन, एपिलियन बताया था। 7-8 चीजें हो गई। ठीक है, ठीक। अब एक चीज हम देखते हैं, सामान्य पतन दर क्या होता है, बताएं अब फिर से। सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट मैंने बताया था क्या, कि जैसे जैसे हम लोग तवे से दूर जाएंगे टेम्परेचर हमारा कम होगा। क्यों? क्योंकि स्रोत क्या है, ऊर्जा का, तवा है। तो जैसे जैसे हम तवे से दूर जाएंगे हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, हमें कम गर्मी महसूस होगी। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर में कमी आती जाएगी, तापमान में कमी आएगी। तो जो चीज हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी
यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। हाँ, T1, T2, T3, T4 होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। हाँ, T1, T2, T3, T4, T1 बहुत कम। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैब स्टेट या सामान्य पतन दर। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर है? सबसे ज्यादा, सबसे कम। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि सरफेस के पास हमको कम टेम्परेचर मिलता है और सरफेस के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर। नॉर्मल लैब स्टेट मैंने क्या बताया कि पृथ्वी के पास ज्यादा टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह से दूर कम टेम्परेचर, वो सामान्य पतन दर होगा। क्लियर हो गया चीज ये? कभी कभार ऐसा होता है कि पृथ्वी की सतह के पास कम टेम्परेचर मिलेगा और पृथ्वी की सतह से दूर ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान का प्रतिलोमन। क्या कहेंगे? क्या? तापमान का प्रतिलोमन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है बताएं? तापमान का प्रतिलोमन। जब आपके सरफेस पे कम टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? आज पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो डिक्लाइन डिक्लाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, जब हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा मतलब क्या? तापमान का प्रतिलोमन, मतलब पृथ्वी की सतह के पास कम टेम्परेचर और पृथ्वी की सतह से दूर ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, ये हमारी घाटी है, एक पहाड़ी है, माउंटेन है, उसके बीच में क्या है? वैली है। ठीक है, ठंड हो गई है या रात हो चुकी है, हाँ? तो क्या होगा? टेम्परेचर मेरा कम हो गया। जब ठंड होगी या रात हो गई तो दो चीजें यहाँ पे, लैंड है और ये एयर है, दिख रही है आप लोगों को? हाँ, तो जल्दी जल्दी ठंडा कौन होगा? लैंड। यहाँ वाली हवा गर्म रहेगी, गर्म रहेगी। जब ये लैंड ठंडा हो गया तो इसकी पास वाली हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा हल्की होती है कि भारी होती है? भारी होती है। भारी हवा कहाँ जाएगी? हल्की हवा की तरफ क्यों जाएगी? क्यों? सॉरी, हल्की हवा क्यों जाएगी? हल्की हवा की तरफ नीचे जाएगी ना भाई। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या था? सेम टेम्परेचर था, लेकिन जब रात हुई या फिर सर्दियां आई तो लैंड में जल्दी ठंडा हो गया और जो लैंड से दूर वाली हवा है वो गर्म है। जब लैंड ठंडा हो गई तो उसके पास वाली हवा ठंडी हो गई। ठंडी हवा कहाँ गई? नीचे। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? लैंड के पास वाला टेम्परेचर कम हुआ और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग नोटिस करेंगे अक्सर पहाड़ियों के, आपने देखा होगा, मैं शुरू में सोचता था कि यार लोग डिफिकल्ट पहाड़ों में डिफिकल्ट एरियाज पे घर क्यों बनाते हैं? पहाड़ों की चोटी पे बन रहा है, यहाँ बनाते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको रहने में आसानी है। हमको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे क्या होगा? आपको सर्दियों भर आपको फॉग ही फॉग है ना, कुछ पैदा हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर इतना कम रहेगा कि हम ठंड से मर जाएंगे। यहाँ पे तब भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत है ऊपर, लेकिन टेम्परेचर ठीक है। इसलिए लोग पहाड़ों पर, वैली में भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर घर देखेंगे आप थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ होगा, एकदम बीच में कोई नहीं बनाता। घाटी को थोड़ा छोड़ के इन स्लोप पे बनाते हैं लोग। हाँ, तो टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हम लोगों को? एग्जांपल समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए कि ये तो बहुत ही सिंपल है कि मेरा ये लैंड है, ठीक है,
हुआ ये कि यहां पे एक हवा मतलब एक हवा बह रही है। हाँ, अब हुआ क्या, मैंने बताया ना ठंडी हवाएं गर्म हवाएं। हुआ क्या, बाहर से एक ठंडी हवा आ गई। ठंडी हवा कैसी होती है, भारी, तो वो नीचे जाएगी, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कोल्ड, और ये क्या हो गया, वार्म। ठीक है। एक और एग्जांपल क्या है कि ओशन करंट का एग्जांपल ले लें हम लोग, ऐसे हो जाएगा। ये मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ चुका है और दोबारा आ सकता है। टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान प्रतिलोमन क्या है, विद एग्जांपल लिखें। क्वेश्चन साफ साफ पूछा है उसने, विद एग्जांपल लिखें, विद एग्जांपल लिखें आप लोग। बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हम लोगों को? टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान प्रतिलोमन समझ में आया? ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन हमने पढ़ चुके हैं। शीतोष्ण क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया चीज ये? ठीक है। एल्बिडो समझ में आ गया हम लोगों को? ठीक है, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जितना भी हमने पढ़ा है लिखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में लिखने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, प्रेशर, वायु दाब क्या चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बहुत मजा आने वाला है। एटमॉस्फेरिक चैप्टर हम लोग को प्रेशर बेल्ट पढ़नी है, विंड पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ क्लास हम लोग कंक्लूड करते हैं आपको। ओके, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछें। डाउट? यहाँ पर हम लोग रोकते हैं क्लास। ठीक है, थैंक यू। आप लोग देख के आइएगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल देख के आइएगा।